हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnerhub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, नीट सीरीज का अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं कहूँगा नहीं कि ये है, बट फिर भी कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट हो गया, साथ ही साथ आपके हिस्टेरेसिस लूप का कंसेप्ट हो गया, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि है बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट है क्या? अच्छा, इस बार मैग्नेट में दो इंपॉर्टेंट सी बात आती है, एक है लेंथ ऑफ द मैग्नेट और एक है मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो देख लेते हैं उन दोनों को। पहले तो बार मैग्नेट समझो। बार मैग्नेट जस्ट लाइक कि एक बार है, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें क्या है, एक तरफ साउथ पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरह से रिलेटेड सिचुएटेड है, और ये एक क्यूबॉइडल शेप में हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम एक बार मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि द लाइन जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर ये हमारा साउथ पोल हो रहा है ना, साउथ पोल हो रहा है और ये नॉर्थ पोल हो रहा है, अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं साउथ से नॉर्थ तक दोनों पोल के बीच में, और ये इसके एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो क्या है? एक है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द, एक है मैग्नेटिक लेंथ और लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। मतलब पोल्स ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। तो अगर ये मेरा है ज्योमेट्रिक लेंथ, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको जस्ट आप लाइक एक रॉड मानो, जिसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ आप निकालोगे, सपोज करते हैं कैपिटल एल आप लिख रहे हो, इसे हम क्या कह रहे हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और इसे क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, एक क्या है? लेंथ ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और एक है मैग्नेटिक लेंथ। ओके, अब मैग्नेटिक लेंथ को अगर मैं स्मॉल एल कंसीडर करूं और लेंथ ऑफ द मैग्नेट को कैपिटल एल कंसीडर करूं, तो मैग्नेटिक लेंथ इज स्मॉलर देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। मैग्नेटिक लेंथ क्या है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस है। ज्योमेट्रिकल लेंथ अगर उसके बाहर से मैं मेजर करता हूं, लाइक वन एंड से दूसरे एंड तक, उसे हम कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। हाँ, और हमेशा क्या होता है? जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा होता है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इज नियरली 0.84। ठीक है, 0.84, 1 बाई सम रेशियो आएगा आपका 0.84। अब बार मैग्नेट दो तरह के देखो, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल शेप में भी आप इस तरह के भाई मैग्नेट देख सकते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। प्रॉपर्टीज पे सीधा ध्यान देते हैं कि मैग्नेटिक अगर बार मैग्नेट है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो जो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल को। मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कि एक सर्कुलर पाथ ये फॉलो हो रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जा रही है। ठीक है, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल को इनसाइड द मैग्नेट ये मूव कर रही है। ठीक है, नॉट मूव कर रही, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरह से है। ओके, नाउ अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर। कोई इसमें दो राय नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे, जब चार्जेस के बारे में कह रहे थे कि सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर सिंगल चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी पे कोई ना कोई एक पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज होगी, तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां तक जाएंगे, वहां से कंप्लीट होंगे। उसी तरह से मैग्नेटिक हम कह सकते हैं कि मोनोपोल्स, क्या कहते हैं इसको? मोनोपोल्स। मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
ठीक है, अगर नॉर्थ पोल, अगर आप सिर्फ एक नॉर्थ पोल लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं एक साउथ पोल है, तब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंप्लीट होगी। ओके, अगर क्या होगा कि अगर मैं ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसको मैं अगर बीच से ब्रेक कर दूं तो क्या होगा, तो अगर मैं इस मैग्नेट को बीच से ब्रेक करता हूं तो दो छोटे मैग्नेट्स मेरे पास बन जाएंगे और कुछ इस तरह से बनेंगे कि उसमें भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिज्म का क्या है, देखो जैसे चार्ज हम तीन तरह से चार्ज कर सकते थे बॉडी को, इंडक्शन, कंडक्शन, है ना इन तीन तरह से चार्ज कर सकते थे। मैग्नेट भी इंड्यूस कर सकता था, कर सकता है, लाइक कोई भी सब्सटेंस जो एक पैरामैग्नेटिक, अच्छा ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है इसको हम बाद में समझेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको हम बाद में समझेंगे लेटर इन दिस वीडियो ओनली। हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है, कोई एक मैग्नेट है तो कोई एक सब्सटेंस को वो मैग्नेटिक बना सकता है, इंड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट आप कह लो। अब वो सब्सटेंस कौन से होंगे कि जो मैग्नेट लाइक मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आके या फिर मैग्नेट से इंड्यूस्ड होके खुद मैग्नेट बन रहे हैं, वो सब्सटेंस क्या होंगे, उसका क्लासिफिकेशन अलग है, उसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या, फोर्स की बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल मतलब लाइक पोल्स हो जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, राइट, ऑपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा इसकी फोर्स कितनी होगी इसको भी समझना है। तो एक हमारे पास एग्जांपल आता है सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड हम देखो इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने सोलेनॉइड पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी। ठीक है, तो उस समय में हमें क्या पता चला, अगर इस वाले पूरे आप इमेज को अच्छे से देखो कि हम जब फैराडे लॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो भी ये हमारा काम में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक सोलेनॉइड को लूं, ठीक है, इसमें करंट पास कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, बट इसकी करंट की डायरेक्शन जिस तरफ है, करंट की जिस तरफ डायरेक्शन है, यहाँ इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जहां पे वो करंट की फील्ड, जहां पे ये वाइंडिंग हुआ पड़ा है, तो जस्ट पॉइंट जो एज पे है वहां पे जो लाइक करंट है वो किस डायरेक्शन में, डॉट है, राइट, डॉट मतलब सामने की तरफ है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, मतलब अंदर की तरफ है। तो इसके हिसाब से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे, अगर वायर को कंसीडर करके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो मुझे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, या फिर एक इमेजिनरी जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, अंदर इस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट। बार मैग्नेट के केस में क्या हो रहा था कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी बाहर, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर जा रही थी, मतलब एक ऑपोजिट हो रहा था कि अगर ऊपर बाहर जा रहे हैं, अंदर इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर बाहर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अंदर राइट हैंड के साइड की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो फिर ये सर्कल जैसे ही हो गया। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है एक सोलेनॉइड की, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की, जिसे हम सोलेनॉइड कह रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक बार मैग्नेट बन रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इधर इसकी साउथ पोल है, ये इधर इसकी नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ पोल की तरफ जा रही है, एंड इनसाइड द मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स द साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो एक सोलेनॉइड को, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम ऐसे बार मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाया जाता है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरह से दिखाएंगे कि अगर इसकी प्लेन ऑफ द डायग्राम, मतलब ये जो प्लेन है इसके पैरेलल हुआ तो या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा सकते हैं। इनसाइड द पेपर या फिर इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस मतलब आपको पता है, गोइंग इनसाइड, परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स द प्लेन। ओके, परपेंडिकुलरली इनसाइड टुवर्ड्स द प्लेन। ठीक है, नाउ डॉट का मतलब क्या है, कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलरली कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन, यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर एंड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन इन डायग्राम। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग में हमारे पास इस तरह के डायग्राम दिए रहेंगे। तो अगर डॉट से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नहीं, ये डॉट हमारे पास पिंग पोंग खेलने के लिए नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
ओके अब बात करते हैं इसके फोर्स के बारे में। तो जैसे कि हम चार्ज की अगर बात करूं तो चार्ज क्या होती है, चार्ज जो दो चार्ज को अगर मैं सेपरेट करके रखूं, दो चार्ज के बीच का फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, बट ये मैग्नेट की कोई अपनी प्रोडक्ट, अपनी कोई चार्ज नहीं है, या फिर तो फिर मैं इसे क्या कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है, तो इसे मैं कंसिडर करूंगा पोल स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो सपोज करते हैं एक मैग्नेट है यहां पे जिसकी पोल स्ट्रेंथ है m1 और एक मैग्नेट यहां पे जिसकी पोल स्ट्रेंथ है m2। अब इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे क्या, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two magnetic poles is directly proportional to the product of their individual pole strength। ठीक है, pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। तो आपको पता है ये कूलम्स लॉ है, तो कूलम्स की तरह ही इसे हम सोचते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर चार्ज मेरे पास होती तो मैं प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज अगर मैं रखा हूं तो इन दोनों के बीच में मुझे रिपल्शन देखने को मिलता। मैं क्या लिखता, फोर्स F इक्वल्स टू Q1 Q2 और Q स्क्वायर बाई जो भी डिस्टेंस सेपरेटेड है R। तो सपोज करते हैं दो मैग्नेट है मेरे पास, एक की पोल स्ट्रेंथ है m1। अच्छा, ये पोल स्ट्रेंथ होती क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसे हम कहते हैं क्या, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, और अगर इसकी डिस्टेंस r से सेपरेटेड है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये समझ में आया, कूलम्स लॉ से ही लिया गया, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। ठीक है, चार्जेस में भी क्या लिखते थे, Q1 Q2 और यहाँ पे क्या लिखते रहे, M1 M2। तो इसमें अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R², कोई परेशानी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के कांस्टेंट लगाता हूं तो वी विल गेट समथिंग लाइक F इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M1 M2 बाई R²। अब ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जो कि आप मैग्नेटिक इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, इन वेक्टर फॉर्म हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा हो जाता है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ जाना है कि कूलम्स लॉ से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देखो ये चैप्टर में मैक्सिमम जो है वो थ्योरेटिकल चीजें हैं। थ्योरेटिकल चीजें से ही हमें वो कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं वो कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकूं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैं बना सकता हूं। मैं बताता हूं आपको कि जेईई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो कंसेप्ट है, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो चैप्टर आपके पास है, इससे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोर और लेस असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, या तो ग्राफिकल होंगे नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम होंगे। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या कहती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is the force experienced by north pole of unit magnetic of a unit pole strength placed at a point due to pole strength of a given magnet। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि एक दूसरे मैग्नेट के वजह से, ठीक है, एक सपोज करते एक बार मैग्नेट रखी है, तो इस मैग्नेट की वजह से हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल को मैं लेके आता हूं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल को मैं लेके आता हूं, एनालॉजी समझो आप, एक नॉर्थ पोल को मैं लेके आ रहा हूं। अब इस नॉर्थ पोल को इस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फोर्स महसूस होगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी व्हिच इज डिनोटेड एज H एंड इट इज रिटन एज B बाई म्यू, H इक्वल्स टू B बाई म्यू। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है। अब ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है।
राइट। इसमें बहुत ज्यादा डायग्राम से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो मैं बस इतना बता रहा हूं आपको कि एक मैग्नेट के वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई है उसमें अगर एक मैं नॉर्थ पोल को ले आऊं, उस नॉर्थ पोल पे जितनी फोर्स फील होगी दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो चार्ज के बारे में भी हम ये कहते थे कि हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें कितनी फोर्स फील होगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से एक नॉर्थ पोल को अगर मैं एक मैग्नेटिक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस नॉर्थ पोल में कितनी फोर्स फील होगी दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, now it can also be defined as the degree or extent to which a magnetic field can magnetize a substance। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ है कि एक मैग्नेट में एक मैग्नेटिक फील्ड कितनी, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है ताकि वो दूसरे किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सके। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव charge flowing in a unit velocity with a unit velocity in the direction normal to the magnetic field। इसकी SI यूनिट क्या है? एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर, और ओस्टेड में इसे हम लिख सकते हैं। ओस्टेड आपको पता है, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था। ओके, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कहां पे देखने को मिलता है? फैराडे लॉ के जस्ट पहले ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स क्या है? ये एक सब्सटेंस, मोर और लेस एक सब्सटेंस को डिफाइन करने में हमें हेल्प करेगी। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज या फिर मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, तो वहां पे ये जो प्रॉपर्टीज होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सारे चीजें हमें हेल्प करेंगी। जैसे कि ये हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या पढ़ रहे थे? हर बार एनालॉजी से पढ़ो, हर बार एनालॉजी से पढ़ो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो था या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो क्या था कि एक हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, उसे हम फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रही है? मैग्नेटिक, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली through a unit area of a substance which can be written as B equals to mu into H। ठीक है, अब वो वाला इक्वेशन भी आपको पता ही था, H इक्वल्स टू बी बाई म्यू, वही सेम इक्वेशन है और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर गॉस में इसे लिखते हैं 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। बारी आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? देखो फ्लक्स डेंसिटी क्या था? सॉरी, फ्लक्स डेंसिटी क्या था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस of forces passing per unit area normally। flux क्या है? number of magnetic lines of forces passing normally through a surface। इसी को अगर मैं पर यूनिट एरिया से करूं तो ये फ्लक्स डेंसिटी बन जाती है। और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब, चलो मैं दिखाता हूं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है मेरा। ठीक है, अब नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अंदर साउथ से नॉर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही है, इस तरह से ये फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब इसी में अगर मैं एक सरफेस रख दूं, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है? तो आप बोलेगी सर 3 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, बट ये तो है n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में, यहाँ पे इमेज में 3 ही दिख रहे हैं। तो जितनी नॉर्मली क्रॉस हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एक यूनिट एरिया को कंसीडर कर दूं इसी बीच में कि ये डीए अमाउंट ऑफ एरिया, या फिर ये जो डीए एरिया है इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली कितनी पास हो रही है, तब आप बात करोगे किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करोगे। ओके, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? थ्योरी है भाई इसमें,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो म्यू नॉट की बात कर रहे थे हम, वो क्या है कि कितनी ज्यादा द डिग्री और एक्सटेंस टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन पास और एंटर द सब्सटेंस। मतलब क्या, म्यू नॉट क्या है, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी क्या कहती है कि डिग्री और एक्सटेंट, मतलब कितना ज्यादा या फिर कितने तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक सब्सटेंस के थ्रू क्रॉस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर मीडियम हमारा एयर है, वैक्यूम है, तो हम कंसीडर करते हैं म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, म्यू से या फिर म्यू नॉट से। म्यू नॉट को हम लिखते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हम लिखते हैं क्या, म्यू नॉट को। ठीक है, अगर वहां पे मीडियम आ जाए तो हम रिलेटिव परमिएबिलिटी को कंसीडर करते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसे हम लिखते हैं म्यू आर से। ये क्या है, ये एक तरह से रेशियो है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या था, B इक्वल्स टू म्यू एच। ठीक है, अब सपोज कर रहे हैं कि ये वैक्यूम में इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी म्यू नॉट एच। ठीक है, और किसी मीडियम पे गए तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। म्यू और म्यू नॉट का चेंज हुआ। म्यू क्या है, किसी एक मीडियम का है, ये किसकी है, ये वैक्यूम का है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का करते थे एप्सिलॉन नॉट, और किसी मीडियम पे गए तो एप्सिलॉन। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या बोलती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर कहेगी दिस इज म्यू नॉट एच बाय म्यू एच। सो सिंपली रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई म्यू। ठीक है, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई म्यू। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम। ठीक है, समझ में आ रही बात। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल टू, ये मैंने रेशियो उल्टी लिखी है, ये क्या होगी, पहले जो मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे म्यू नॉट। सो हमारे पास जो रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगा दैट विल बी म्यू बाई म्यू नॉट। सो म्यू आर इक्वल्स टू म्यू इंटू म्यू बाई म्यू नॉट। देखो बार बार मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी होगी, म्यू इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, सो ये था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, और एच हेनरी पर मीटर। ओके, समझ में आ गया कि क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दो और प्रॉपर्टी जिससे हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइजेशन, एक सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन को और थोड़े डिटेल में समझ सकते हैं। क्या है वो, एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप वर्ड से ही समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा एक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हो पाएगी। तो सब्सटेंस की कुछ लिमिट होती है ना, कि इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेटाइज करते जा रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, दूसरे एक मैग्नेट से किसी सब्सटेंस को घिस रहे हो या फिर उस पर मैग्नेटिक इंड्यूस कर रहे हो, तो बहुत जितना ज्यादा आप घिसोगे उतनी ज्यादा वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाए, पावर तो नहीं कह सकते हैं, बट उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होने लगेंगी। ऐसा नहीं है, एक लिमिट है, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, एक एक्सटेंट है, एक डिग्री है। सो द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितनी ज्यादा, कितने डिग्री, कितने एक्सटेंट तक वो मैग्नेटाइज हो पाती है, इसे कौन कहता है, ये कहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये तो फिजिकल हो गया। इसको थोड़ा अगर मैं कंसेप्चुअली, थोड़ा मैथमेटिकली सोचूं तो क्या बोल सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस।
पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसने एक्वायर किया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, दो मैग्नेटिक पोल्स को अगर एल डिस्टेंस, अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए और उस पूरे सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं। इस डाइपोल की जो मोमेंट होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम कहते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पढ़े हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हम समझेंगे। तो आई सी से डिनोट करते हैं और आई को लिखते हैं आई इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज कैपिटल एम बाई वी। इससे हम डिनोट करते हैं क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। वही अगर ससेप्टिबिलिटी की बात करूं, ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है सब्सटेंस को डिफाइन करते वक्त। क्यों, ससेप्टिबिलिटी बताती है कि कितनी इजीली एक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है। तो जिसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है वो अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, जिसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है वो मैग्नेटाइज अच्छे से नहीं हो पाएगा, कम होगा, है ना। समझ में आ रही है ना। इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन आपका कहां पूछा गया था, 12th के बोर्ड्स, इस साल के बोर्ड्स में पूछा गया है क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछा गया है, चेक कर लेना। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई टू द सब्सटेंस ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, एच। सो यानी कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम लिखते हैं काई से, काई इक्वल्स टू आई बाई एच। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये भी इंटेंसिटी है, ये भी इंटेंसिटी, दोनों की यूनिट जो है वो सिमिलर है। सो काई की यूनिट कोई नहीं होती है। ओके, ससेप्टिबिलिटी हैज नो यूनिट, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ओके, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, कैपिटल एम इक्वल्स टू मैग्नेटाइजेशन का जो हमने लिया था स्मॉल एम, दैट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस जो सेपरेटेड है, तो एल डिस्टेंस सेपरेटेड है। कहीं कहीं पे 2l डिस्टेंस लिखा जाता है कि दो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एक की है स्ट्रेंथ m1, एक की है स्ट्रेंथ m2, इसे हम सेपरेट किए 2l डिस्टेंस से। तो ये इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी दैट इज m इंटू 2l लिखते हैं, बट वो एक्चुअली डिस्टेंस है। तो कुछ भी आप लो, कहीं जहां पे 2l लिखा रहेगा वहां पे 2l लेना, जहां पे l लिखा रहेगा वहां पे l लेना। बेसिकली ये डिफाइन करती है लेंथ को। ओके, ये डिफाइन करती है किसको, लेंथ को। इसकी यूनिट क्या होती है, a m इनवर्स। ओके, समझ में आ रही है बात। अच्छा, डाइपोल मोमेंट को अच्छे से समझा देता हूं। तो क्या लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट को कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स और नॉट मैग्नेटिक मोनोपोल, सिंपली हम लिख सकते हैं कि दो मैग्नेट्स जिसकी पोल स्ट्रेंथ सिमिलर हो, इक्वल एंड ऑपोजिट हो, और जो एक डिस्टेंस, किसी भी एक डिस्टेंस L से सेपरेटेड हो, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। सो द पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ equal and opposite strengths separated by a finite distance is called magnetic dipole। इसकी डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस 2l। देखो कहीं कहीं कि मैं क्या कहा था, 2l डिस्टेंस, कहीं कहीं पे l, बिटवीन द टू पोल्स एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईदर ऑफ द टू पोल्स। ठीक है, तो मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M को कैसे लिख सकता हूं कि इक्वल एंड ऑपोजिट। सपोज ये M दो पोल्स है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, बट दोनों ही इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सपोज करते ये जो डिस्टेंस सेपरेटेड है 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं क्या बोलूंगा इसे कि ये है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है ये भाई, मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम देखते थे, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी वो भी मैं बता देता हूं। देखो ये क्या है, m से सेपरेटेड है, इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स है। ठीक है, मतलब अगर ये नॉर्थ पोल हुआ तो ये साउथ पोल होगा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हुआ तो ये साउथ पोल होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, m.2l। ठीक है, m.2l। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट कैपिटल है। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी, अच्छा ऐसा यूनिट क्या होती है, a इंटू एम। ओके, नाउ इसकी जो पोल स्ट्रेंथ इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस। साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होगी,
डाइपोल मोमेंट होगी। तो सिंपली आप कह सकते हो कि एक डाइपोल मोमेंट को जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को मैं बार मैग्नेट के एनालॉगस, जब साउथ पोल से नॉर्थ पोल जो इसकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस है उससे मैं एनालॉगस कर सकता हूं कि एक बार मैग्नेट के इनसाइड में मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस है उसकी डायरेक्शन कहां है, साउथ से नॉर्थ तक। मैग्नेटिक पोल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो जाता है। तो एक डाइपोल मोमेंट के लिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके दो केसेस बनते हैं, एक या तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक किसी एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन अब मैं आपको नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट शो कर रहा हूं कि अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखूं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेट। अच्छा, एक्सियल लाइन पे मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं रख रहा हूं पॉइंट P पे, तो डाइपोल मोमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, ये एक डाइपोल है। डाइपोल कैसे, आप बोलोगे कि सर इसकी M1 स्ट्रेंथ, इसकी M स्ट्रेंथ ये कहाँ गई। तो एक भाई एक बार मैग्नेट जो है वो भी एक डाइपोल जैसा हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर एक बार मैग्नेट है जिसकी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है उसे हम एक डाइपोल जैसा कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम ये कंसीडर करते कि जो साउथ की जो पोल स्ट्रेंथ है और नॉर्थ की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सिमिलर है, इक्वल एंड ऑपोजिट तो वो है ही, साउथ और नॉर्थ तो है ही, बट अगर पोल स्ट्रेंथ सिमिलर है तो उसे हम एज ए डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बार मैग्नेट या फिर एक मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे ऑन द एक्सिस किसी एक पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट होगी वो कितनी होगी। सो ये है डिस्टेंस x फ्रॉम द मिडिल। फ्रॉम द मिडिल मतलब ये जो डाइपोल के बीच से लिया गया। अगर इसकी लेंथ होती 2l तो यहां से यहां तक की लेंथ है l। ओके, डाइपोल की जो अगर लेंथ ये 2l होती तो यहां से यहां तक की लेंथ l है। तो यहां से मैं एक डिस्टेंस x पे, एक पॉइंट P पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूं तो वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगी, दैट इज गिवन बाय BP इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2mx बाय 4 पाई x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये कंसिडर करता हूं कि l इज लेस देन x, ठीक है, मतलब L इज वेरी लेस देन x, मतलब ये मैग्नेट बहुत ही छोटा है और ये x डिस्टेंस जो है यहां से वो एक्सियल पॉइंट बोला बहुत बड़ा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम हमारा ये जो L स्क्वायर का टर्म है ये मेरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, ये मेरा जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं उसे जीरो करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, BP इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2m बाई 4 पाई एक्स क्यूब। इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको जेईई में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर नीट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो सिंपल सी बात समझो कि जब ये रिलेशन इस तरह से हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर टर्म्स है और खासकर अगर वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म्स है तो वो क्या हो जाए, उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। देखो L अगर बहुत छोटा हुआ तो L की स्क्वायर भी बहुत छोटे ज्यादा होगा ना, L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर इज ग्रेटर देन L। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर L है और L बहुत छोटा है तो वो हमारे पूरे रिजल्ट में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर L स्क्वायर है तो मतलब और छोटा है, बाइनोमियल थ्योरम में हम यही पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए नेग्लेक्ट करते हैं किसको, L स्क्वायर। तो सो वी कैन सिंपली राइट म्यू नॉट इनटू 2 पाई m 2m वेयर m इज द डाइपोल मोमेंट। m को हम कैसे लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ, अगर मैं साउथ पोल नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m कंसीडर करूं, पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l मतलब ये डिस्टेंस, ये L प्लस L दैट इज 2l। तो ये हमारा क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गई क्या हो रही है। अगर मैं Q पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूं तो मुझे कितना दिखेगा, Q पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको डेरिवेशन देखना है कि किस तरह से होगा तो 12th के रिवीजन रेस का जो वीडियो है हमारा, 12th रिवीजन रेस का जो सीरीज है वहां पे वन शॉट वीडियो में बताया था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का।
वो चैप्टर, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। वैसे अगर मैं फिर भी आपको जस्ट वर्बली बता दूं तो क्या हो रहा कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड बीच से हम ले रहे जस्ट करंट कैरिंग कंडक्टर में, जिस तरह से हम कंसिडर करते तो उसी तरह से एक साउथ पोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ पोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों के बीच का हम क्या लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे, बस इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो बी क्यू हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट एम इंटू 4 पाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वाई क्या है, ये यहां से ये डिस्टेंस है, दैट्स इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल डिस्टेंस। ये एंगल कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। फिर अगर कंसीडर करते कि इफ y इज ग्रेटर देन और l इज लेस देन y, तो हम क्या करेंगे, फिर से ये एल स्क्वायर वाली टर्म को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट विल बी म्यू नॉट m बाई 4 पाई y स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो 2 विल कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा, y क्यू। सो म्यू नॉट m बाई 4 पाई y क्यू विल बी द magnetic field at equatorial point if considered this y is very large than the the distance between the dipole, ठीक है, और half of the distance between the dipole, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन, या फिर अब डाइपोल मोमेंट को हम अगर देख रहे कि 2l बहुत जगह कंसीडर किया जा रहा है, कहीं पे l कंसीडर किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों है। अगर मैं 2l कंसीडर करता, अगर मैं सिंपली l कंसीडर करता, तो मेरे इक्वेशन में यहां पे क्या आता है, l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है l स्क्वायर बाई 4, तो एक 4 वाला टर्म हमारे पास बचता 1/4 वाला टर्म, राइट। तो ये इक्वेशन इतना क्लियर, इतना सिंप्लीफाइड नहीं दिखता, तो इसीलिए हमने डाइपोल मोमेंट को 2l कंसीडर करके रखा है जस्ट फॉर मैथमेटिकल ईज। ओके, समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, एक मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि अगर सिंपली एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं रखूं तो क्या होगा, तो ये बार मैग्नेट की क्या है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ होती है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो ये किधर से किधर को जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, तो साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट विल टेंड्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट विल टेंड्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो अगर मैं इसे आर्बिट्री रखता हूं तो ये एक एंगल अकॉर्डिंग, एक एंगल पे यहां पे क्या हो सकती है, ये अलाइन होना चाहिए। अब वो एंगल क्या होगा, देखो ये बार मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इसकी डाइपोल मोमेंट होगी इस डायरेक्शन में, कैपिटल M, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ को है। तो अगर मैं आर्बिट्री एंगल पे रखता हूं, एट एनी एंगल थीटा पे अगर मैं रख रहा हूं, तो मुझे क्या दिखेगा कि एक मुझे टॉर्क फील होगा। क्यों टॉर्क फील होगा, क्योंकि ये जो है ये जाना चाहेगी, यहां पे साउथ पोल है, ये अलाइन होना चाहेगी नॉर्थ पोल की तरफ, बिकॉज अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और ये अलाइन होना चाहिए इस तरफ। तो एक कपल हमारे पास आएगा, टॉर्क हमारे पास आएगा, तो इसके वजह से एक रोटेशन होगा, एक टॉर्क हमें मिलेगा। ये टॉर्क कब तक रहेगा, जब तक कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में अलाइन ना हो जाए, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, टॉर्क कब तक रहेगा, जब तक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन ना हो जाए। तो वो टॉर्क कितनी होगी, दैट वी विल राइट एज F क्रॉस R हम लिखते हैं, ठीक है, F क्रॉस R लिखते हैं हम। तो टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यही तो लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी फील हो रही है, देखो फोर्स हो रही है mb फोर्स फील हो रही है ना, mb फोर्स फील हो रही है। m क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स है ना। सो फोर्स इक्वल्स टू mb क्रॉस, अगर इसे मैं क्या लिखता हूं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं अगर मैं कंसीडर करूं कि दिस डिस्टेंस इज
सॉरी दिस डिस्टेंस इज L, तो क्या होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या होगी mb हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, अगर ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये हमारे पास क्या है 2L, ठीक है, ये कितना है 2L, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ, दैट इज 2L। तो ये एंगल क्या हो जाएगी 2L sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से हम ये वाला निकाल सकते हैं, है ना, sin थीटा इक्वल्स टू P बाई H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की लेंथ हाइपोटेनस इनटू sin थीटा, सो हाइपोटेनस क्या है 2L और क्या है sin थीटा, ये हमारे पास क्या आएगी परपेंडिकुलर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब सर टॉर्क कितना हमारे पास हो जाएगा mb 2L sin थीटा, बहुत बढ़िया। अब m क्या है पोल स्ट्रेंथ, 2L क्या है डाइपोल की लेंथ, इन दोनों को मिला के मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया लिख दिया। b और क्या हमारे पास बच रही है sin थीटा, सो mb sin थीटा का मतलब है m क्रॉस b, ठीक है। टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b और mb sin थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो टॉर्क की डायरेक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, m क्रॉस b, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है साउथ से नॉर्थ, पोल की डायरेक्शन क्या है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ अगर करूंगा तो मुझे टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरफ टॉर्क आ रही है, फील हो रही है, अप्लाई हो रही है। ओके, समझ में आ गई बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं इसी मैग्नेटिक डाइपोल को क्या कर रहा हूं, किसी आर्बिट्री एंगल θ1 पे रख रहा हूं, फिर मैं ये नोटिस करना चाहता हूं कि θ1 से θ2 कोई एंगल जाने के लिए टॉर्क कितना फील हुआ और उस टॉर्क की वजह से वर्क डन कितना हुआ। तो टॉर्क हमारे पास कितना फील होगा, टॉर्क इक्वल्स टू कैपिटल MB MB क्या होता है sin थीटा होता है, हमें पता है इतना टॉर्क फील होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है dW इक्वल्स टू T d थीटा, d थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो इसे अगर मैं इंटीग्रेट करूं फ्रॉम 0 टू W और इसे इंटीग्रेट करूं फ्रॉम θ1 टू θ2, यानी कि θ1 से θ2 में जाने के लिए क्या होगी, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे W इक्वल्स टू टॉर्क यानी कि MB sin θ2 माइनस sin θ1। सो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय मूविंग वर्क डन बाय अ डाइपोल ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग फ्रॉम एन एंगल θ1 टू θ2, ठीक है। और क्या हम देख सकते हैं कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रीली टेकन 0, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 मांग लूं व्हेन द डाइपोल is at 90 डिग्री, मतलब पहले अगर 90 डिग्री पे है, then potential energy in rotating the dipole and inclining it to a theta angle theta will be minus mb cos theta, ठीक है। work done will be stored as potential energy। सॉरी देखो यहां पे एक मिस्टेक हो गया मेरे से, क्या यहां पे क्या मिस्टेक हो गया मेरे से, देखो मैं फिर से इसे बता देता हूं ये क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा है ना, d थीटा sin थीटा d थीटा है, θ1 से θ2 तक, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1, है ना, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री मानता हूं यानी कि ये क्या हो जाएगी 0, तो मेरे पास जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एन एनी एंगल थीटा, वो क्या हो जाएगी माइनस MB cos थीटा। ओके, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, मतलब θ2 को मैंने क्या किया, θ2 को मैंने 90 माना, θ1 को मैंने क्या किया, θ1 को मैंने कोई भी थीटा एंगल मान लिया। ओके, सो वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी एज माइनस MB cos थीटा। ओके, समझ में आ गई बात की क्या होती है। अब बारी आती है सब्सटेंसेस के बारे में, जो भी हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके लिए मैं कह रहा था कि बाकी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस सब्सटेंस को क्लासिफाई करने का टाइम आ गया बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज विच वी हैव स्टडीड,
ठीक है। टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि उसे अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, फिर उसका बिहेवियर मैं नोटिस करूं, तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो यूजुअली 3 मेजर कैटेगरीज में उसे डिफाइन करते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होती है which freely repel the magnet। ओके, द सब्सटेंस विच आर फ्रीली रिपेल द मैग्नेट, मतलब क्या, वो मैग्नेटाइज होना ही नहीं चाहती है, रिपेल करती है। ओके, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, अपने उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं करवाने दे सकती है। उन सारे एलिमेंट्स या फिर उन सारे मटेरियल्स कौन कौन सी चीजें हो सकती है, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, अल्कोहल, वाटर इन केस ऑफ लिक्विड, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन इन केस ऑफ गैस। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है, यानी कि ये कभी मैग्नेटाइज नहीं हो सकती। ठीक है, इसके डायग्राम में दिखाऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ आएगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होती है दो सब्सटेंस विच फ्रीली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक अच्छा मैग्नेट बन सकता है क्योंकि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, क्रोमियम, एल्कली। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लैटिनम, ऑक्सीजन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर बेस्ट फॉर मेकिंग मैग्नेट्स, मतलब ferromagnetic substance are those substance which strongly attract the magnet. For example, iron, cobalt, nickel, gadolinium, dysprosium. Okay, so इसीलिए हम आयरन का यूज करते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। ओके, या फिर आयरन को हम यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हो तब तक वो तब तक मैग्नेट जैसा काम करेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करते हो वो मैग्नेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन में हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कोर, सॉफ्ट आयरन कोर हम लेते हैं बिकॉज दोज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसकी अगर मैं इमेज की आपको बताऊं तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर मैं एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस पास ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो दिस इज फ्रीली रिपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में यही डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, सो द लाइंस ऑफ फोर्सेस tend to crowd in the specimen, whereas in paramagnetic substance pass through the substance rather than air, but it avoids to pass, the lines of forces tends to avoid the substance, मतलब इससे पास ही नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि when diamagnetic substance is placed in a magnetic field weakly magnetized in the direction opposite to the inducing field। ये क्या हो रही है, weakly magnetized in the direction to the inducing magnetic field, और ये strongly magnetized हो रहा है in the direction of the inducing magnetic field। इसकी अगर मैं इंड्यूस डायपोल मोमेंट की बात करूं तो ये नेगेटिव वैल्यू आती। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 12th के बोर्ड एग्जाम में, देखो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब फिर आप बताओगे कि सर ये पढ़ा बट क्वेश्चन में आया नहीं है। जो मैंने बताया था सेम टू सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको पूछ लिया गया था, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। इंड्यूस डायपोल मोमेंट क्या होगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, वेयरएज फेरोमैग्नेट की लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आई कह रहे थे हम, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव एंड स्मॉल होती है किसकी, डायमैग्नेटिक की। पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है किसकी, पैरामैग्नेटिक की। लार्ज एंड पॉजिटिव होती है किसकी, फेरोमैग्नेटिक की। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू ऑलवेज लेस, हर चीज में डायमैग्नेट का लेस होगा, क्योंकि ये जो परमिएबिलिटी था ये क्या था, डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, magnetic permeability is more than diamagnetic substance, more than unity, and magnetic permeability is much more than unity। ठीक है, सो ये हमने सब समझा था। अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। तो ससेप्टिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा किसकी ससेप्टिबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा
फेरोमैग्नेट की होगी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी यानी कि जो काई की हम बात कर रहे थे ना, ये क्या बोल रहा था कि हाउ इजीली कैन अ सब्सटेंस बी मैग्नेटाइज्ड, सो हाउ इजीली कैन अ मैग्नेटाइज, फेरोमैग्नेट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज, सो इट्स ससेप्टिबिलिटी शुड बी हाई। ओके, इसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ससेप्टिबिलिटी से किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। तो हम ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे थे, ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ बताता है, दैट इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या बताता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिपेंडेंट इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर मैं लिखूं कि काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसको हटाने के लिए मैं एक क्यूरी कांस्टेंट लिखता हूं, दैट इज इक्वल्स टू Ct। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू Ct। तो C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है। ओके, अच्छा काई को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, I/H से भी लिख सकता हूं, I/H इक्वल्स टू C/T। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या है, I/H है। ओके, मूविंग ऑन। तो क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन कितनी होती है, 1000 केल्विन, एंड फॉर कोबाल्ट इट इज 1400 केल्विन, एंड फॉर निकल इट इज 1600 केल्विन। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस वन। तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं ससेप्टिबिलिटी को। अब बात करते हैं कि अगर मैं एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहा हूं तो उसकी प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटाइजेशन, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस तरह से वैरी करेगी, इस पे बेस्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का आता है, दैट इज हिस्टैरिसीस लूप और मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन कर्व किस किस के बीच में बनाया जाता है, H यानी कि इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में बनाया जाता है। ओके, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करवाते हैं, फिर इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो हमें दिखने को मिलती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो कर्व है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप और मैग्नेटाइजेशन कर्व। ये लूप किस तरह से फॉर्म हो रही है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देखते हैं, इस कर्व में मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजेशन फोर्स H और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में हम बनाते हैं। तो जैसे जैसे फोर्स हम इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी में असर पड़ेगी। तो ऐसे ही देखा गया कि इनिशियली सपोज करते हैं कि एक सब्सटेंस है जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर जो बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं है। ठीक है, एक सब्सटेंस हमने लिया है जो कि 0 पे है, बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं है, और उस पर हमने अभी तो कोई फोर्स, मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी अप्लाई नहीं किया है। जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से इस तरह से कुछ कर्व हमें देखने को मिलेगी कि ये इंक्रीज होगी, नॉट कॉन्स्टेंटली बट इट विल इंक्रीज। ठीक है, फिर जैसे मैं फोर्स हटा दूंगा, धीरे धीरे फोर्स कम करूंगा कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स मैं हटा देता हूं, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी घटते जाएगी। बट यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सेम पाथ में नहीं घट रही है। ओके, और यह भी नहीं हो रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटाइजेशन फोर्स को जब मैं जीरो कर दिया तो इंटेंसिटी फिर से जीरो नहीं हो रही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर वो एक बार मैग्नेटाइज हो गई है, आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटाइजेशन फोर्स, वो क्या रहती है, उसमें कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रह जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ये फिर से जीरो नहीं हो रही है। ओके, अगर फिर मैं यहां से मैग्नेटाइजेशन को इंक्रीज करूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि इट इज नॉट फॉलोइंग द ओरिजिनल पाथ। क्या हो रही है, इट इज नॉट फॉलोइंग द ओरिजिनल पाथ, इंस्टेड इट इज मूविंग, या ये कुछ दूसरी ही पाथ फॉलो कर रही है, और इस तरह से ये एक लूप हमें देखने को मिलता है। ओके, समझ में आ गई बात। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है कि when H is decrease, I decreases but it does not comes to zero at H equals to 0।
ठीक है। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जा रहा है ना, जब जीरो होने के बाद भी इतना सा मैग्नेटिज्म जो बच जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इस कर्व को, इस रीजन को, ओ बी, ये रीजन को हम कह रहे हैं क्या, रिटेंटिविटी। टू ब्रिंग आई टू जीरो, अगर मैं आई को जीरो लाना चाहूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। ठीक है। तो अगर मुझे ये मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है तो मुझे इतनी फोर्स इन ऑपोजिट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन लेवल डी, फिर से अगर मैग्नेटाइजेशन को बढ़ाऊं तो ये मुझे दूसरा ही कर्व, ये ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करती है। ओके, सो ये जो लूप हमारा बना ए बी सी डी, ये लूप को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इस लूप की जो एरिया होती है वो हमें क्या बताती है, इस लूप के अंदर की जो एरिया होती है वो हमें क्या बताती है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी, एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने, डीमैग्नेटाइज करने में जितनी एनर्जी लॉस हुई, वो एनर्जी लॉस कहां से पता चलेगा, लूप के एरिया से। तो अगर लूप का एरिया कम होगा मतलब एनर्जी लॉस बहुत कम है, तो ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वो है कि अच्छा मैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट वही बना सकता है, वही सब्सटेंस हम यूज करेंगे जिसकी जिसकी हिस्टेरेसिस कर्व की लूप जो है उसकी एरिया मिनिमम हो। तो वैसे मिनिमम वाले सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, सो द मटेरियल लाइक आयरन हैविंग थिन लूप इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पररी मैग्नेट। थिक लूप किसकी हो सकती है, स्टील की, जिससे हम क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट मतलब जो हम मैग्नेटाइज कर रहे, तुरंत डीमैग्नेटाइज भी कर रहे, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा। और परमानेंट मैग्नेट हम स्टील से बना रहे हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट को हमें डीमैग्नेटाइज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें समझ में आया हिस्टेरेसिस लूप क्या हो सकती है। इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट इस पे बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। आपको आधा कोई कर्व दे देगा, उसमें से आपको पूछेगा कि कोअर्सिविटी क्या है, रिटेंटिविटी क्या है। ओके, समझ में आ गई। तो इतना ही था इस टॉपिक में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ कंसेप्ट्स जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ये टॉपिक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके कुछ कंसेप्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री।